दोस्तों, आज की कहानी है मासिक धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रिया बजाज बालकनी में बैठी गरम चाय की चुस्की लेते हुए मुझे अपनी ही कहानी यानी कि यादें बचपन से लेकर अब तक की याद आने लगी। सोचा चलो लिखते हैं। दर्द अपना भी। हर इंसान के अंदर एक लेखक तो छुपा ही होता है, बस ज़रूरत होती है कुछ ऐसे अवयवों की जो उस लेखक को बाहर ला सके। कभी कुछ हादसे होते हैं तो कभी कोई प्रेरणादायक कहानी जो हर किसी के अंदर छुपे एक लेखक को पहचानने में मदद करती है। तो आज चाय पीते हुए मेरे अंदर का भी लेखक जाग उठा। मेरा भी लिखने का मन किया। इससे पहले मैंने कभी कुछ नहीं लिखा था, फिर भी कोशिश करती हूँ शायद मेरे शब्द और भी किसी के दिल को छू लें या किसी के जज्बातों से मेल खा लें। मेरे पापा रियांश बजाज और माँ दिव्या बजाज दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। शादी बड़ी मुश्किलों से हुई, लेकिन आखिर उन्होंने सबको राजी करके शादी कर ही ली। फिर भी माँ के पापा और पापा की माँ दोनों ने उन्हें माफ़ नहीं किया। फिर भी उन लोगों ने तो शादी करके खुद का अलग घर बसा ही लिया। बहुत खुश थे दोनों, लेकिन कभी कभी किस्मत धोखा दे जाती है। माँ प्रेग्नेंट हुई, पूरा समय अच्छे से निकला, लेकिन 9वें महीने में उन्हें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए, जिस वजह से डॉक्टर ने जल्दी से ऑपरेशन करने का सोचा। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद पापा से कहा कि माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। पापा ने तो डॉक्टर से कहा कि आप मेरी दिव्या को बचा लीजिए डॉक्टर, बच्चा तो बाद में भी हो जाएगा। डॉक्टर ने उनसे कुछ पेपर पर साइन लिए और ऑपरेशन के लिए माँ को ले जाया गया। माँ बहुत दर्द में थी, पापा बहुत परेशान थे। सभी घर वाले उनकी सलामती की दुआ मांग रहे थे। माँ ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले पापा से कह रही थी, ये हमें अपने माँ पापा का दिल दुखाने की सज़ा मिल रही है रियू। पापा ने उनसे कहा, चिंता मत करो दिव्या, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पापा को बार बार माँ की बात याद आने लगी। हाँ, दिल तो दुखाया था उन्होंने अपने पेरेंट्स का, लेकिन क्या इतनी बड़ी गलती थी ये कि उसकी सज़ा एक मासूम को मिलेगी। हे भगवान, मेरी पत्नी और बच्चे दोनों को बचा लीजिए आप तो सब कुछ कर सकते हैं ना। पापा ने हॉस्पिटल में रखे भगवान की मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हुए कहा। कुछ घंटों बाद ओटी का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर मायूसी से बाहर आए। पापा ने उनकी ओर कदम बढ़ाकर पूछा, अब कैसी है दिव्या डॉक्टर? आई एम सॉरी मिस्टर रियांश, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। व्हाट? लेकिन डॉक्टर, मैंने कहा था कि मुझे मेरी पत्नी चाहिए, बच्चा तो बाद में भी हो जाएगा। पापा ने डॉक्टर को कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, आप शांत हो जाइए मिस्टर रियांश, हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम उन्हें नहीं बचा सके। लेकिन आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। पापा पूरी तरह से टूट चुके थे, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद नर्स ने उनके हाथ में एक बेबी लाकर रख दिया। वह मैं थी। पापा गोद में लिए मुझे निहार रहे थे। मुझे पाकर तो वो खुश थे, लेकिन माँ को खोकर दुखी, इसलिए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन अनवर्थ आंसुओं की बरसात के साथ। ये सब कुछ मेरे पापा ने ही मुझे बताया था। पापा मुझे हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके घर ले आए। उन्होंने मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। इसी बीच कई बार लोगों ने उन्हें दूसरी शादी करने की सलाह भी दी, लेकिन वो मेरे लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहते थे। क्या पता वो मुझे प्यार ना कर पाती या मेरे साथ बुरा बर्ताव करती। मैं अब 3 साल की हो चुकी थी। पापा ने मेरा स्कूल में एडमिशन कराया और पूरा दिन मेरी देखभाल के लिए स्कूल वालों को ही बोल दिया। शाम को 6 बजे पापा मुझे स्कूल से लेकर घर आते। मैं कभी कभी नाराज़ होती, गुस्सा करती और कई बार तो रोती भी, क्योंकि मुझे पूरा दिन स्कूल में रहना पड़ता था। मैंने कई बार उनसे माँ के बारे में पूछा, लेकिन मैं छोटी थी तो जल्दी भूल जाती थी। दूसरे बच्चों की मम्मी को देखकर मुझे भी मेरी माँ की बहुत याद आने लगी। अब तक मैं घर रहती थी तो मुझे माँ की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, पर अब दूसरों की माएँ उन्हें दुलार करती, लेने आती तो मुझे बार बार ख्याल आता कि मेरी माँ कहाँ है। इसी तरह समय गुजरता रहा। पापा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने
बिजनेस इस तरह जमा लिया कि अब वो मेरे साथ ज़्यादा वक्त बिता सकें। शायद वो महसूस कर रहे थे कि मुझे माँ की ज़्यादा याद आने लगी है और वो भी बिज़ी रहते हैं तो मैं अकेली हो गई हूँ। उन्होंने अब मेरे साथ घर पर रहना शुरू किया। सारा काम वो घर से संभालते थे। मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत त्याग किया, लेकिन फिर भी मेरा माँ को याद करना उन्हें दुख पहुँचा देता था। वो सोचते थे कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, कि मैं अब भी माँ को याद करती हूँ, जबकि मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं। असल में पापा के प्यार में कोई कमी नहीं थी, लेकिन माँ तो माँ होती है। कई जगह पर जो काम एक माँ कर सकती है वो कभी भी पापा नहीं कर सकते, खासकर एक लड़की की ज़िंदगी में। अब मैं 13 साल की हो चुकी थी। अचानक एक दिन मैंने महसूस किया कि मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं सोकर उठी तो मेरी बेडशीट और कपड़ों पर लाल रंग लगा हुआ था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर क्या है। मैं बहुत घबरा गई। मुझे लगा शायद मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, ब्लड कैंसर। मेरा शरीर डर से कांपने लगा, पसीना बहने लगा। मैंने हिम्मत करके जल्दी से बेडशीट हटाई, पापा को पता न चले इसलिए, और उसे बाथरूम में ले जाकर अच्छे से धोकर सुखा दिया। खून का दाग ताज़ा था तो बेडशीट से जल्दी से चला गया। इसी तरह मैंने मेरी फ्रॉक और इनरवेयर भी वॉश की। अब पेट का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और साथ की अब कमर और पैरों में दर्द होने लगा था। मुझे चक्कर भी आ रहे थे। मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड पूजा को फ़ोन किया। हेलो पूजा की आवाज़ आई। मेरी समझ में नहीं आया उसे कैसे बताऊं। मैंने उससे कहा, सुन पूजा, तू अभी मेरे घर पर आ सकती है क्या? मेरी दबी और घबराई आवाज़ सुनकर उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ रिया, तू ठीक तो है ना? वो ना, मैं आज सुबह उठी तो मेरे बेड पर खून और कपड़ों पर खून लगा था और मुझे पेट में दर्द हो रहा था। शायद मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। पूजा हंसने लगी। मैं असमंजस में थी कि पूजा हंस क्यों रही है। उसने मुझे बताया, रिया, इसे मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स कहते हैं। ऐसा हर लड़की को हर महीने होता है। तेरा पहली बार है इसलिए तू घबरा गई है। तुझे पता है पिछले 3 महीने में से 3 दिन की छुट्टी लेती हूँ मैं, या अगर स्कूल आती भी हूँ तो बहुत तबीयत खराब रहती है मेरी, वो इसी वजह से। घबराने की कोई बात नहीं है। जब मैं पहली बार हुई थी तो मेरी माँ ने मुझे सब समझाया था। तेरी भी माँ, कहकर वो रुक गई। फिर उसने बात बदलते हुए कहा, तू तेरे पापा से बात कर और हाँ, बाज़ार में मेडिकल स्टोर से सैनिटरी पैड्स खरीद ले आना। अभी ना मैं बाहर जा रही हूँ, मम्मी आवाज़ लगा रही है। चल बाय, पूजा ने कहा। लेकिन सुन, मैं कुछ कहती उससे पहले उसने फ़ोन काट दिया। मैं ये बात पापा को कैसे बताऊँ? मैं इस असमंजस में थी। मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आती है। उस दिन रविवार था, मैं पैड्स भी कैसे लूँगी? मैं तो आज तक कभी घर से बाहर अकेली नहीं गई। किससे बोलूँ यार, मैं बहुत उलझन में थी। मेरी दूसरी फ्रॉक भी ख़राब हो चुकी थी। मुझे कुछ रास्ता समझ नहीं आया तो मैंने एक चादर के टुकड़े को फोल्ड करके उसे लगा लिया ताकि कम से कम कुछ देर ही सही खून फ्रॉक पर ना आए। फिर से मैंने फ्रॉक धो दिया। अब दर्द भी काफ़ी बढ़ गया था। मैं वापस सो गई थी अपनी माँ की तस्वीर को अपने साथ लेके। लेकिन सोए सोए मैं सोच रही थी, काश आज माँ होती, वो तो मुझे सब समझाती, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मेरे लिए वो पैड भी खरीद देती और मेरे दर्द का भी उनके पास ज़रूर कोई उपाय होता। सोचते सोचते और माँ को याद करते करते उनकी तस्वीर को बाहों में लिए मैं सो गई। पापा मेरे कमरे में आए माँ की तस्वीर के साथ। मुझे सोया देख उनके दिल में दर्द उठा। आखिर वो बहुत कोशिश करते थे कि मुझे माँ की कमी महसूस ना हो, लेकिन फिर भी जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मुझे माँ की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लगी थी। कुछ देर बाद पापा ने मुझसे कहा, बेटा आज ब्रेकफास्ट नहीं करना क्या? आज बहुत देर तक सो रही हैं आप। पापा की आवाज़ से मैं उठी। मैंने धीरे से उठकर नाश्ता किया। मैं ऐसी कोशिश कर रही थी कि पापा को कुछ भी पता ना चले। अगले दिन मेरा जन्मदिन था। पापा उत्साहित थे। आखिर ये मेरा 13वां जन्मदिन था। पापा ने कहा,
बेटा, मैं कुछ ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, आता हूँ। मेरा मन किया कि पापा से कहूँ कि वो मेडिकल स्टोर से पैड ले आएं, लेकिन मैं घबराई हुई थी। मैंने पापा से नज़रें नहीं मिलाई और हाँ में गर्दन हिला दी। पापा जैसे ही बाहर गए, मैंने अपनी गुल्लक में से पैसे निकाले और मेडिकल स्टोर पर जाने लगी। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मैं कभी भी पापा के बिना घर से बाहर नहीं गई थी और मुझे चक्कर भी आ रहे थे और कमजोरी भी लग रही थी। सोसाइटी के बाहर कुछ दूर चलकर सड़क पार करने के बाद मेडिकल स्टोर था। मैं जैसे ही सोसाइटी के बाहर आई, मुझे धूप और गाड़ियों के शोर से चक्कर ज़्यादा आने लगे। मैं धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही थी। मैंने अपने हाथ में रखे रुपयों को मुट्ठी में जोर से पकड़ लिया। मुझे बहुत डर भी लग रहा था। थोड़ा चलने के बाद मैं आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर पाई और भागकर घर में जाकर रोने लगी। मैं पसीने से भीग चुकी थी। मेरे घर कामवाली आती थी जिसका नाम शांताबाई था। उन्होंने मुझे देखा तो वो समझ गई कि मैं बहुत रोई हूँ। मैंने खुद को ठीक किया और कमरे में चली गई। जब पापा आए तो शांताबाई ने बताया कि रिया बेबी शायद रोई हैं। पापा मेरे कमरे में आए, लेकिन मैं सोने का नाटक करने लगी। पापा मेरे पास आए, मेरे बालों में हाथ फेरकर वो बाहर चले गए। उनके भी अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर सुबह से मुझे क्या हुआ है, वो सोचने लगे। माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर रोने लगे। माँ से कहने लगे, दिव्या, आखिर तुम क्यों चली गई? मेरी बेटी की ज़िंदगी में तुम्हारी कमी को मैं पूरी नहीं कर पा रहा। मुझे कोई रास्ता दिखाओ। दिव्या, क्या करूं मैं? उसके लिए बताओ मुझे। आखिर उसे हुआ क्या है, कैसे पता करूं? इतना कहकर पापा बालकनी में गए। वहां उन्होंने बेडशीट और 2 फ्रॉक सूखी हुई देखी। वो सोचने लगे, शांताबाई तो अभी आई हैं, कपड़े धोना भी बाकी है। तो फिर ये वो अब कमरे में आए और उनकी नज़र कैलेंडर पर गई। उन्हें याद आया, मैं अब 13 साल की हो गई हूँ। अब उनकी भी कुछ समझ में आ रहा था। उन्होंने माँ की तस्वीर के सामने देखा और मुस्कुराए, जैसे वो उन्हें धन्यवाद दे रहे हों कि उन्होंने माँ से हेल्प मांगी और माँ ने उनकी मदद कर दी समझने में कि आखिर हुआ क्या है। पापा ने माँ की तस्वीर के सामने देखकर मुस्कुराकर देखा और वो कमरे से बाहर आ गए। अब वो भी थोड़ा नर्वस थे, किस तरह वो मुझसे इस बारे में बात करें, सोच रहे थे। पापा जल्दी से घर से बाहर गए। वापस आकर उन्होंने रसोई में गर्म पानी किया और फिर हॉट बैग में भरकर मेरे पास लेकर आए। वो मेरे पास बैठे लेकिन थोड़ा असहज हो रहे थे। कैसे शुरुआत करें, उनके मन में ख्याल आया। मैं पेट पकड़कर सोई थी। मुझे पता नहीं था पापा कब पास आकर बैठ गए। उन्होंने जब मुझे पुकारा तो मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मैं नहीं चाहती थी कि पापा को पता चले। तभी शांताबाई कमरे में आई और बोली, साहब, चादर और बेबी की फ्रॉक आपने क्यों धो दी? मैं धो देती ना। पापा मेरी तरफ देखने लगे और मैं उनकी तरफ। उन्होंने शांताबाई से पूछा, आपका काम हो गया? शांताबाई, जी साहब। तो आप आज शाम को जल्दी आ जाना। ठीक है साहब, कहकर वो चली गई। पापा से मैं नज़रें चुराने लगी। मुझे पता था पापा मुझसे बेडशीट और फ्रॉक धोने का कारण पूछेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी घर का कोई काम नहीं किया था। मैं मन ही मन सोच रही थी कि उन्हें क्या कहूँगी। तभी वो बोले, बेटा, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, लेकिन कहना तो होगा। आज तुम्हारी माँ होती तो सुबह से जो तकलीफ़ देख रही हो उसे तुरंत समझ जाती। मैं समझ ही नहीं पाया। आई एम सॉरी बेटा। मैं आश्चर्य से पापा की ओर देखने लगी। पापा आगे बोले, बेटा, आप कब बड़ी हो गई? मुझे पता ही नहीं चला। मेरी गलती है, मुझे आपको इसके बारे में पहले से बताना चाहिए था। कहकर उन्होंने विराम लिया और फिर बोले, बेटा, इसे मासिक धर्म, मासिक चक्र, रजस्वला होना या पीरियड्स भी कहते हैं। ये हर महीने लड़कियों को होता है। पापा, ये सिर्फ लड़कियों को होता है? मैंने उत्सुकतावश पूछा। अब मैं थोड़ा सा सहज हो रही थी क्योंकि पापा बहुत प्यार से मुझे समझा रहे थे। बेटा, स्त्री का शरीर हर महीने प्रजनन के लिए तैयार होता है। आपको डिटेल में इस बारे में आगे की कक्षा में आएगा, तब मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। अभी बस इतना जान लें कि एक औरत अगर पीरियड्स में होती है, मतलब वो माँ बनने के लिए तैयार हो चुकी है।
आप अभी छोटी हैं, बस इतना समझ लो कि उसके लिए आपके शरीर में हर महीने कुछ बीज आते हैं। जैसे एक पौधे को उगने के लिए बीज होता है, उस तरह जब उन्हें बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती तो आपका शरीर उन्हें बाहर फेंकने लगता है। इसलिए आप पीरियड्स में होने लगती हैं। ऐसा पुरुष में नहीं होता बेटा। पुरुष बीज और स्त्री बीज के मिलने से ही बच्चा पैदा होता है, लेकिन पुरुष को पीरियड्स नहीं आते। लेकिन इसके बारे में अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता, मुझे भी थोड़ा सा साइंस पढ़ना पड़ेगा। कहते हुए पापा हंसने लगे। मैं जानती थी पापा इस बारे में सब जानते हैं, पर अभी मुझे बताना नहीं चाहते, इसलिए साइंस पढ़ने का बहाना कर रहे हैं। मैंने भी फिर उस बारे में ज़्यादा नहीं पूछा। पापा ने एक बैग मुझे दिया, उसमें पैड्स थे। उन्होंने मुझे उनका फ़ोन दिया और कहा यूट्यूब पर पैड्स कैसे पहनते हैं वो आप देख लीजिए, मैं अभी वापस जाता हूँ। मैंने उन्होंने जैसा कहा वैसा किया। अब मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। मैं खामखा डर रही थी पापा से, शर्माने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पापा वापस कमरे में आए और मुझसे पूछा, आपको कोई तकलीफ़ हो रही है अभी? हाँ पापा, पेट में, कमर में, पैरों में और सर में दर्द हो रहा है। सुबह थोड़े चक्कर भी आ रहे थे। मैंने कहा, ये हॉट बैग को अपनी कमर के पेट के निचले हिस्से पर रखकर बैठिए, आपको आराम मिलेगा। पापा ने कहा और चॉकलेट मुझे देकर कहा, इस समय मैं मूड स्विंग होता है। कभी आप अच्छा महसूस करेंगी तो कभी चिड़चिड़ापन होगा, कभी गुस्सा भी आएगा और हो सकता है बेवजह रोना भी आ जाए। स्ट्रेस रिलीफ के लिए चॉकलेट बेस्ट होता है, इसलिए आप चॉकलेट खाइए। मैं आपके लिए जूस बनाकर लाता हूँ। पापा जाने लगे। पापा, मैंने कहा। वो पलटकर मेरे पास आए। मैंने उनका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाकर उनकी गोद में सर रखकर कहा, थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट डैड ऑफ दिस वर्ल्ड। आई एम सॉरी पापा, आपके होते हुए मुझे माँ की क्या ज़रूरत। यह सुनकर उनकी आंखें भर आईं। आखिर मेरे जन्म से अब तक वो यही तो सुनना चाहते थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ घुमाया और कहा, बेटा, माँ की कमी तो मैं शायद ना पूरी कर पाऊँ, लेकिन आप मुझसे अब से कुछ छुपाएंगी नहीं। कैसी भी बात हो, आज से हम फ्रेंड्स हैं। आपकी माँ होती तो आप उनसे सब कह देती ना। वादा करो, आप आज से मुझे कभी भी कुछ छुपाएंगी नहीं, सब बताएंगी। आज आप सुबह से परेशान हो रही हैं और मुझे पता नहीं चला। आई एम सॉरी पापा। वो मेरे बालों को सहलाते रहे और मैं चैन से सो गई। उन्होंने मुझे बिस्तर पर ठीक से सुलाया और माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर बोले, माफ़ करना दिव्या, मैं समझ नहीं पाया। तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है। तुम होती तो उसे सब कुछ पहले से बता देती। आज वो ना जाने किस तरह से ये तकलीफ़ देख रही होगी और मेरा ध्यान ही नहीं था। तुमने मुझे जो कुछ भी बताया था वो तो मैं उसे समझा ही दूंगा, लेकिन आज ही मैं इस बारे में पूरी जानकारी पढ़कर उसे समझा दूंगा। उसके बाद पापा अपने लैपटॉप पर पीरियड्स के बारे में सब कुछ पढ़ चुके थे। कुछ देर बाद वो मेरे लिए जूस लेकर आए और मुझे सब कुछ जो ज़रूरी था बताया। साथ ही पापा ने कहा कि मैं 2 दिन स्कूल ना जाऊं, टीचर से पापा बात कर लेंगे। मैं शायद इस दुनिया की सबसे खुशनसीब बेटी थी जो मुझे ऐसे पापा मिले थे। उन्होंने 3 दिन मेरा बहुत ख्याल रखा और मैंने भी पापा के फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पीरियड्स की इकट्ठी कर ली। स्कूल में पूजा मुझसे मिली। उसने मुझे कहा, सॉरी रिया, उस दिन हम बाहर जा रहे थे सो मैं नहीं आ सकी। पर तूने क्या किया फिर? मैंने उसे सारी बात बता दी। पूरा दिन मैं कैसे रही, बाहर स्टोर जाने निकली पर ना जा सकी। फिर पापा ने कैसे समझाया सब कुछ। वाह रिया, सच में यू आर वेरी लकी। मैं मुस्कुरा दी। 1 महीने बाद मुझे ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। आखिर ये दूसरी बार ही था, कैसे याद रहता। मैं स्कूल में थी। हमारा स्कूल कोएड स्कूल था, लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते थे। स्कूल में अचानक मैं पीरियड में आ गई। मेरे पास पैड्स नहीं थे। मैंने अपनी कुछ सहेलियों से पूछा पर कोई भी पैड्स लेकर नहीं आई थी। मैं बहुत असहज महसूस करने लगी। मेरी ड्रेस पर दाग लग चुका था
और गर्मी होने के कारण सिर्फ स्कूल ड्रेस के अलावा मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे मैं दाग छुपा सकूं। मेरी सहेलियों ने मेरे टीचर से बात की। टीचर ने मुझे घर जाने की परमिशन दे दी। वैसे तो मैं अकेले घर नहीं जाती थी, इसलिए मेरे स्कूल के ही एक पियोन को मुझे छोड़ने जाने को कहा। मैं नहीं चाहती थी पापा परेशान हो। जब मैं पियोन के साथ क्लास से बाहर निकली तो बाहर लड़कों का झुंड खड़ा था। मैं बहुत असहज सा महसूस कर रही थी। पियून आगे चला गया। मैं धीरे धीरे जा रही थी। वो लड़के शायद 10वीं कक्षा के थे। मैं थोड़ा आगे निकली तो उन्होंने मेरी ड्रेस पर लगा दाग देखा। वो हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, लो एक और तैयार हो गई। सभी हंसने लगे। मुझे रोना आने लगा। उन्हीं में से एक लड़के ने दौड़कर मेरे पास आकर मुझे उसका पीटी यूनिफॉर्म का टी शर्ट दिया और कहा, तुम ये अपनी कमर पर बांध लो सिस्टर। मैं उसकी ओर देखने लगी। चिंता मत करो, टी शर्ट कल मुझे वापस कर देना। मैं रघुवीर साहनी 10वीं बी सेक्शन में हूँ। मैं मुस्कुरा दी। एक ही समय दो तरह के लोगों का एक्सपीरियंस कर लिया था। ज़िंदगी कितना कुछ सिखाती है, दिखाती है, ये मैं सोच रही थी। एक लड़का मेरी आंखों में आंसू ले आया था। अगले ही पल दूसरा मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट। ये सब परवरिश का ही अंतर होता है। मैं उस वक्त घर जाने की बजाय टीचर के पास गई और मैंने उनसे कहा, मैम क्या आप मेरे पापा को बुला सकती हैं? उन्होंने पापा को फ़ोन किया। पापा तुरंत स्कूल आए। मैंने उन्हें बताया कि आज क्या हुआ। उन्होंने मैम से कहा, मैडम आपके स्कूल में एक्टिविटी चाहे आप 1-2 ना कराएं तो चलेगा, लेकिन पीरियड्स की जानकारी हर लड़के और लड़की को होनी चाहिए। मेरी बेटी की माँ नहीं है। ये जब पहली बार पीरियड्स में आई, इसने बहुत तकलीफ़ देखी। मुझे बता नहीं पा रही थी। ऐसी और भी लड़कियां होंगी जिनकी माँ ना हो। मेरे ख्याल से 12वीं साल की उम्र में बच्चों को इसकी जानकारी देनी चाहिए और समय समय पर इसके लिए एक क्लास होनी चाहिए जहां लड़कियों को पीरियड्स का महत्व और उन्हें क्या सावधानियां प्रिकॉशन रखनी हो समझाया जाए, क्या करना है सिखाया जाए और लड़कों को उनके साथ कैसे पेश आए ये सिखाया जाए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैम को भी पापा की बात अच्छी लगी। उसके बाद हर साल पीरियड सब्जेक्ट पर एक सेशन ज़रूर होता था और स्कूल में समय समय पर उसकी जानकारी दी जाती थी। यहाँ तक कि स्कूल ऑफिस में पैड्स भी रखे जाते थे। वो लड़का जिसने मेरी हंसी उड़ाई थी, उसने मुझसे आकर माफ़ी मांगी जब यही घटना उसकी छोटी बहन के साथ हुई। कहते हैं ना, कर्मा तो यही भुगतने पड़ते हैं। बस जब आप जवाब नहीं देते तो भगवान देते हैं अपने तरीके से। इसलिए चुप रहना सबसे अच्छा होता है। उसके बाद मैंने पीरियड्स को लेकर कई एक्सपीरियंस किए, लेकिन वो सब इतना महत्व नहीं रखता था। कभी ज़्यादा लिखने का मन हुआ तो फिर से लिखकर बताऊंगी। फिर मैं कॉलेज में आ गई थी। मेरे कॉलेज का एक बदतमीज़ लड़का मेरे पीछे पड़ गया था। एक बार मैं फिर पीरियड्स में थी और उसे ये बात पता चल गई तो उसने उसी समय मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। एक तो पहले ही बॉडी में दर्द हो रहा था और मैं असहज सी हो रही थी और वो मेरे साथ। मैं बहुत रोई उस वक्त। आखिर एक लड़की को ही ये सब क्यों देखना पड़ता है? आखिर ये पुरुष भी तो उसी लड़की के पीरियड्स में होने से ही पैदा होते हैं। इनका अस्तित्व भी उसी वजह से होता है। तो फिर क्यों नहीं समझते ये सब? मन में ना जाने कितने सवाल थे। क्या हर लड़की को ये सब झेलना पड़ता है? क्या एक औरत होना गुनाह है क्या? क्या आदमी बस एक स्त्री को इसी के लिए ज़रूरी समझता है? अगले ही पल मुझे रघुवीर की याद आई। वैसे लड़के भी होते हैं दुनिया में जो लड़कियों की इज्जत करते हैं। उस समय मैं बहुत समय तक सामान्य नहीं हो पाई थी। पापा को समझ आ गया था कि कोई बात तो है। जब उन्होंने पता किया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, बल्कि उस लड़के को सज़ा भी दी। पापा ने तब मुझसे कहा था, बेटा कमज़ोर तुम नहीं हो, वो लड़के हैं जो अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए औरतों को नीचा दिखाते हैं। अगर स्त्री ना हो तो ये दुनिया ही ना हो। एक स्त्री होना शर्म की नहीं, गर्व की बात है बेटा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम वो सब अनुभव करोगी जो एक आदमी कभी नहीं समझ सकता बेटा।
तुम जननी हो, एक जीवन को जन्म देने वाली महान स्त्री हो। कभी खुद को कमज़ोर नहीं समझना, अपनी शक्ति को पहचानो। माता कालिका भी स्त्री थी, जब गुस्सा हुई तब काली रूप लिया। ज़रूरत पड़ने पर माँ कालिका बनने में हिचकिचाना मत, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। एक बार फिर पापा ने साबित कर दिया कि वो दुनिया के बेस्ट पापा थे। उसके बाद मैं कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ी। आज मैं एक गायनी डॉक्टर हूँ और आज मुझे ये कहानी इसलिए याद आई क्योंकि आज सुबह ही मैं पीरियड्स में आई हूँ। जब एक महीने के लिए भी मेरे पीरियड्स नहीं आते या लेट हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरी शक्ति तो नहीं चली गई, कहीं भविष्य में माँ बनने में दिक्कत तो नहीं होगी। सच में महसूस होता है स्त्री होना गर्व की बात है, स्त्री होना महानता की निशानी है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये स्त्री जन्म मिला है। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। और हाँ, जो बीच में आवाज़ आ रही है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।